मैंने कागज़ लेकर पढ़ा तो पाकिस्तान के 4 अहम सियासतदानों के नाम लिखे थे। कर्नल गुरमीत बोला, ये लोग कुछ अरसे पहले तक मुल्क को तोड़ने और अपने अपने सूबों की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान से अलहदगी की बातें करते थे, लेकिन अब इनको दी गई V2 गोलियों का असर ज़ायल होने लगा है और ये मुल्क इस्तेहकाम की बातें करने लगे हैं। तुम्हें एक मजजूब की शक्ल में इन लोगों से ताल्लुक़ पैदा करके इन्हें ये गोलियां दोबारा खिलानी होंगी। ये 4 सियासतदान हैं, जबकि तुम्हें V2 की 5 गोलियां दी जा रही हैं। अगर एक आध गोली किसी वजह से ज़ाया हो जाए तो तुम दूसरी गोली इस्तेमाल कर सको। पाकिस्तान में हमारे सफारत खाने के किसी आदमी से हरगिज़ रब्ता पैदा ना करना। इनका कोई ना कोई आदमी तुम्हें ज़रूरत के वक़्त खुद मिल लिया करेगा। पाकिस्तान में हमारे कुछ एजेंट काम कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ एक एजेंट जगदेश चंद खन्ना से मिलवा दिया जाएगा। वो पाकिस्तान में हमारा मास्टर स्पाई है। वो इस वक्त फैसलाबाद में मुकीम है और पिछले 10 बरस से वहाँ एक बाज़ार में मास्टर फिरोज़दीन के नाम से गड़ी साज की दुकान कर रहा है। इसने मशहूर कर रखा है कि गुजरांवाला में बस के एक हादसे में इसके बीवी बच्चे हलाक हो गए थे। वो अकेला अपनी दुकान के पीछे एक कमरे में रहता है। तुम इससे राब्ता कायम करोगे, तुम्हारा नाम पाकिस्तान में दाखिल होते ही पीर अलाही बख्श होगा और तुम हाथ देखकर लोगों को झूठ सच किस्मत का हार बताया करोगे। जगदेश चंद खन्ना तुम्हें पास सियासतदानों के हलके में पहुंचने के गुर बता देगा। तुम्हें लाहौर शहर की एक मार्केट में किताबों की एक दुकान खुलवा दी जाएगी। लाहौर तुम्हारा हेडक्वार्टर होगा। यहाँ से तुम हमारे मास्टर स्पाई जगदेश चंद खन्ना और मास्टर फिरोज़दीन की रहनुमाई में मुतलका सियासतदानों से रब्ता अदा करोगे। अगर कभी तुम्हारा राज फाश हो जाए, तुम जहरीला सगार, रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक को ज़ाया करके फ़ौरन रूपोश हो जाना। मैं कर्नल गुरमीत सिंह की एक एक बात अपने जहन में नक्श कर रहा था। फिर मैंने कर्नल गुरमीत से सवाल कर ही दिया कि मुझे बॉर्डर कब और किस तरीके से क्रॉस कराया जाएगा। सिख कर्नल ने चश्मा उतार कर खाकी रुमाल से साफ किया और बोला, हमारे आदमी खुफिया तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। इतवार की रात 12 बजे इटारी रेलवे स्टेशन के पास GT रोड पर पहुंच जाना। हमारा आदमी तुम्हारे पास आकर कोड पाम आयल नरोमनी बोलेगा और वही तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराएगा। तुम्हें एक पाकिस्तानी लिबास तुम्हारे होटल में हफ्ते को पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद कर्नल गुरमीत सिंह ने मुझसे मेरे होटल के कमरे का नंबर ले लिया, फैसलाबाद के इंडियन मास्टर एजेंट का एड्रेस बताया और कहा कि मैं ज़बानी याद कर लूँ। फिर अपनी ख़ास नोटबुक निकाल कर खोल ली और बोला, एक नंबर नोट कर लो, ये नंबर है OK 5। इस नंबर की अहमियत से अमृतसर शहर के सभी पुलिस स्टेशनों, मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टरों और इस्लामाबाद में मुतल्लिक़ भारतीय सफ़ीर को आगाह कर दिया गया है। तुम्हें अभी अमृतसर में 2 दिन मज़ीद रुकना होगा। इन 2 दिनों में तुम्हें इस शहर में किसी किस्म की भी मुश्किल दरपेश हो तो मेरे पास आने के बजाय किसी पुलिस स्टेशन या पुलिस वाले को ये नंबर बता देना। तुम्हारी मुश्किल इसी वक्त हल कर दी जाएगी। पाकिस्तान में तुम अगर ऐसी सूरत हाल में फंस जाओ कि भारतीय सफारत खाने के ख़ास आदमी को तुमसे रब्ता पैदा करने की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम भी इससे OK 5 नंबर बताकर अपनी शनाख्त कराओगे। ये तुम्हारा शनाख्ती नंबर होगा। हर जगह मिशन पाम आयल नारोमनी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। अब तुम जा सकते हो। मैंने उठकर इससे हाथ मिलाया। जहरीला सिगार, V2 गोलियां, रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक अपने ब्रीफ केस में रखी और खामोशी से बाहर आ गया। इस वक्त मुझे खुद पर एक ऐसी मशीन का गुमान हुआ जिसमें चाबी भर गई हो, जो अपना काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मैं सोच रहा था कि कलसूम को अपने साथ कैसे लेकर जा सकूं। होटल पहुंचा तो दिन के 11 बजने वाले थे। कर्नल गुरमीत सिंह ने काफ़ी वक्त ले लिया था। कलसूम कमरे में बैठी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने इसे बताया कि मैं अपने स्मगलर दोस्त से बात करके आया हूँ और हम इतवार की रात को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रवाना हो जाएंगे। वो खुश भी और फिक्रमंद भी हो गई। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। वो तो यही समझ रही थी कि हम गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। हफ्ते की शाम को मुझे कपड़ों का एक पैकेट मिला जिसमें पाकिस्तानी करेंसी के 1000 रुपये भी थे। कलसूम ने पूछा कि ये चीज़ें किसने भेजी हैं। मैंने इसे कहा कि मेरे स्मगलर दोस्त ने भेजी हैं।
ताकि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले मैं पाकिस्तानी वज़ाकता इख्तियार कर लूँ। वो बोली, मैं तो साड़ी में हिंदू लगूंगी। इस तरह मेरा ध्यान नहीं गया था। इसी रात मैंने अमृतसर के हाल बाज़ार से कलसूम के लिए कुर्ते शलवार के लिए कपड़ा खरीदा और कलसूम को साथ ले जाकर एक दर्जी को सिलने के लिए दे दिया। एक गर्म चादर भी खरीदी। मैंने कलसूम को पाकिस्तानी करेंसी में 500 रुपये भी दे दिए ताकि वो अपने पास रखे। इतवार की रात को हमें अमृतसर से रवाना हो जाना था। मैंने खद्दर की एक ऐसी सदरी बनवा कर बनियान की जगह पहन ली थी जिसमें V2 गोलियों का पैकेट, रेडियो ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर, कोड बुक और जहरीला सिगार छुपा कर रखा हुआ था। सदरी की एक जेब में पाकिस्तानी करेंसी नोट भी थे। पतलून की अकबी जेब में मेरा बटवा था जिसमें भारतीय करेंसी थी। इतवार की सुबह मैं कलसूम को साथ ले जाकर दर्जी की दुकान पर गया तो वहाँ एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। रुक्मणी बाई का एक आदमी कलसूम की तलाश में घूमता फिर रहा था। इसने बाजार में से गुजरते हुए कलसूम को देखकर पहचान लिया। कलसूम को कलाई से पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए उछलाया, लोगों, ये औरत कातिल है, दिल्ली में 2 कत्ल करके भागी है। लोग जमा हो गए और कलसूम ने रोना शुरू कर दिया। मैंने गुंडे का हाथ झटकने की कोशिश की तो इसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मैं इत्तेफाक से अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका था। वैसे वो मुझसे कद काठ और ताकत में भी दुगना था। मैंने लोगों से कहा, ये औरत कमलावती है और मेरी बीवी है, ये कातलान नहीं है। लेकिन गुंडा चीख चीख कर कस्में खा रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ। यही औरत है जिसने दिल्ली में 2 आदमियों का खून किया है। कुछ लोग गुंडे की तरफ हो गए, कुछ मेरी तरफ हो गए, लेकिन मेरे लिए कलसूम को वहाँ से निकालना मुश्किल हो गया। इतने में वहाँ पुलिस के 2 सिपाही भी आ गए। गुंडे ने जब इन्हें बताया कि ये औरत कातला है और इसने दिल्ली में 2 खून किए हैं तो सिख पुलिस वालों ने कलसूम को पकड़ लिया। मैंने इतराज़ किया तो इन्होंने मुझे भी जकड़ लिया। थाने चल के बात करना, एक ने कहा। सिपाही हमें थाने की तरफ लेकर चल दिए। गुंडा भी साथ साथ था। लोग भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। ये वही कोतवाली का थाना मैं पहले भी आ चुका था, मगर अब मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी। मुझे आसानी से कोई पहचान नहीं सकता था। थानेदार सिख था। इसने जब गुंडे का बयान सुना तो कलसूम को और मुझे हवालात में बंद कर देने का हुक्म सादर कर दिया। इस रात 12 बजे मुझे बॉर्डर क्रॉस करना था। मैं सिख कर्नल गुरमीत सिंह का हवाला नहीं देना चाहता था, लेकिन एकदम से मुझे कर्नल के बताए हुए अमृतधारा किस्म के नंबर OK 5 का ख्याल आ गया। सिपाही मुझे और कलसूम को पकड़कर हवालात की तरफ ले जाने लगे तो मैंने सिख थानेदार से कहा कि मैं आपसे अलहदगी में एक बात करना चाहता हूँ। सिख थानेदार ने गुस्सीली आंखों से मेरी तरफ देखा। लाला जी, रिश्वत लेने वाला थानेदार नहीं हूँ। वाहे गुरु का दिया मेरे पास सब कुछ है। ले जाओ ओए, इन्हें बंद कर दो हवालात में। सिर्फ मेरी एक बात सुन लें, नहीं तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। ये रिश्वत की बात नहीं है। मैंने इसरार किया। इस पर सिख थानेदार बादल नाखवास्ता अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर बोला, बताओ ओए, क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने इसके कान के करीब मुंह ले जाकर जब OK 5 का नंबर बोला तो इस पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वो अपनी जगह यकलखत हिल कर रह गया। ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारकर मुझे सल्यूट किया। इसे सल्यूट करते देखकर सिपाहियों की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। थानेदार ने फ़ौरन हमारी रिहाई का हुक्म दे दिया। दिल्ली वाला गुंडा कुर्सी पर बैठा हक्का बक्का कभी मेरा और कभी थानेदार का मुंह तक रहा था। सिख थानेदार ने चिल्लाकर कहा, इस गुंडे को पकड़कर बंद कर दो, ये लोगों पर झूठे मुकदमे बनवाता है। इस गुंडे का थाने में क्या हशर हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं और कलसूम थाने से निकलकर एक रिक्शे में बैठे और होटल की तरफ रवाना हो गए। कलसूम बेहद हैरान थी। मैंने थानेदार के कान में ऐसा कौन सा तिलस्म फूंक दिया था कि इसकी काया ही पलट गई। मैंने मुस्कुराकर कहा कि असल में ये सारे पुलिस वाले मेरे स्मगलर दोस्त से भारी रिश्वतें वसूल करते हैं। मैंने इसका नाम ले लिया था। जूं जूं दिन गुजर रहा था, कलसूम का मसला ज़्यादा गंभीर होकर सामने आ रहा था। मैं किसी स्मगलर की मदद से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने वाला था। मुझे पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मिशन पर भेजा जा रहा था। मुझे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ में बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था। मुतल्लिका इंडियन ऑफिसर कलसूम के बारे में ज़रूर पूछेंगे
और इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रात 9 बजे हमने खाना खाया। कुलसूम ने साड़ी की बजाय शलवार कमीज पहन ली थी और अपना जिस्म सरमई रंग की गर्म चादर में लपेट लिया था। रात के 11:15 बजे मैंने कुलसूम को साथ लिया। एक टैक्सी वाले को मैंने पहले ही कह रखा था। वो होटल के बाहर मेरे इंतजार में था। अटारी अमृतसर से 15 मील दूर है और किसी ज़माने में सिख जागीरदारों का बहुत बड़ा कस्बा था। पाकिस्तान बन जाने के बाद ये कस्बा बॉर्डर पर आ गया, जिसकी वजह से इसकी पहली वाली हैसियत ख़त्म होकर रह गई। टैक्सी जीटी रोड पर अटारी की तरफ रवां थी। अंधेरे में सड़क की दोनों जानब शीशम के ऊंचे घने दरख्त खामोश खड़े थे। रात काफ़ी सर्द थी। मैंने भी वही लिबास पहन रखा था जो कर्नल ने मेरे लिए भिजवाया था। टैक्सी वाला सिख था और हमारी शलवार कमीज़ वाले लिबास से इसने यही अंदाज़ा लगाया था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं। मगर इसकी गुफ्तगू से ज़ाहिर हो रहा था कि वो आधी रात को हमारे बॉर्डर क्रॉस करने पर कुछ हैरान सा है। मैंने इसकी हैरानी को कोई अहमियत नहीं दी। टैक्सी 6 हट्टा खासा और गुरु सरसलानी के रेलवे स्टेशनों को पीछे छोड़ती हुई अब अटारी की तरफ बढ़ रही थी। रेलवे स्टेशन अभी थोड़ी दूर था। मैंने टैक्सी रुकवा ली, किराया अदा किया और टैक्सी वाले को रुखसत कर दिया। हम शीशम के दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़े हो गए। मैंने कुलसूम से कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हें जिस तरह कहा है वैसे ही करना। कुलसूम ने आहिस्ते से सर हिला दिया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मेरे पास अब ब्रीफ केस नहीं था। तमाम आलाते जासूसी कमीज़ के नीचे पहनी हुई सदरी की जेबों में थे। हाथ में सिर्फ रुमाल में लिपटी टोपी थी। मैं कुलसूम को दरख्तों के नीचे छोड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रेलवे स्टेशन छोटा सा था। रात के वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा था। महराबदार गेट के वस्त में एक बल्ब रोशन था। मैं कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बने हुए ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि जीटी रोड पर दरख्तों में से किसी जगह एक जीप रुकने की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे की वजह से मुझे जीप नज़र नहीं आ रही थी। मैं समझ गया जिस शख्स को आना था वो आ गया है। सड़क पर आदमी लाठी टेकता आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरे तरफ बढ़ रहा था। इसके जिस्म पर चीथड़े लटक रहे थे। वज़ाकता से वो कोई बकारी लगता था। मेरे करीब आकर इसने लाठी ज़रा सी उठाकर कहा, जो बोले सो नहार, सत श्री अकाल। मैं खामोश रहा। इसने हथेली फैलाकर कहा, थोड़ा सा पाम ऑयल दे दो, सर में बड़ी खुश्की हो गई है। महाशा जी। ये वही आदमी था जिसका मुझे इंतज़ार था। इसने पाम ऑयल का कोड बोल दिया था। अब मुझे इसे कोड बताना था। मैंने कहा, बाबा मेरे पास पाम ऑयल था मगर नारोमनी ले गया है, माफ़ कर देना। इसने सड़क पर आहिस्ता से लाठी मारकर कहा, अब अपना नंबर भी बता दो महाशय। मैंने ओके 5 दोहराया तो वो सीधा होकर खड़ा हो गया। अब वो कुबड़ा नहीं था। लाठी दरख्तों की तरफ करके बोला, हमारी जीप वहाँ खड़ी है, मेरे साथ चलो। मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा। जीप सड़क से ज़रा दूर कच्चे रास्ते पर खड़ी थी। मैंने उन आँखियों से देखा। कुलसूम इस जगह नहीं थी जहाँ मैं ऐसे छोड़ गया था। जीप छत वाली थी और इसके पीछे भी तरपाल पड़ी हुई थी। जासूस खुद इसे ड्राइव करके लाया था। जीप के पास पहुंचकर जासूस बोला, पीछे बैठ जाओ, तरपाल गिराए रखना। मैं तरपाल उठाकर जीप में दाखिल हुआ तो मेरी हदायत के मुताबिक कुलसूम सीटों के दरमियान दबक कर बैठी हुई थी। जीप आगे रवाना हो गई। ये मैंने हवा में तीर चलाया था। मैंने ये तसव्वुर कर लिया था कि मुझे जो कोई भी लेने आएगा जीप या गाड़ी में आएगा और यकीनन वो अकेला ही होगा। कुलसूम को मैंने हदायत की थी कि जो ही कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर खड़ी हो, इसमें से कोई मशकूक किस्म का आदमी निकले तो वो जल्दी से गाड़ी में चुप कर बैठ जाए। मैंने एक रिस्क लिया था जिसमें कामयाब हो गया। हमारी जीप कुछ देर जीटी रोड पर दौड़ती रही, फिर बाएं जानब खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर मुड़ गई और एक जगह रुक गई। बाहर कोई फौजी बात कर रहा था। जीप वाले इंडियन जासूस ने कोई खुफिया कोड लफ्ज़ बोला, सल्यूट की आवाज़ आई और जीप आगे रवाना हो गई। ये कोई फौजी चेक पोस्ट थी। इसका मतलब था कि बॉर्डर का एरिया शुरू हो गया था। मैंने कुलसूम के कंधे को ज़रा सा दबाया और सरगोशी की। जीप के रुकते ही उतरकर अंधेरे में छुप जाना। इसने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। जीप हल्के हल्के झटके खाती आगे बढ़ रही थी।
मालूम हो रहा था कि जीप कच्चे रास्ते की बजाय किसी हल चलाए हुए खेत में से गुजर रही है। फिर एक जगह रुक गई। मैंने जीप के रुकने से पहले ही पिछली तरफ गिरी हुई तरपाल उठा दी थी। जीप अभी पूरे तौर पर रुकी नहीं थी कि कुलसूम ने बाहर छलांग लगा दी। मैंने तरपाल दोबारा गिरा दी। जीप के रुकते ही मेरा गार्ड अगली सीट से उतरकर पीछे आया और तरपाल उठाकर बोला, आ जाओ। फिर तरपाल का कोना ऊपर उठाकर ताज्जुब से बोला, मैंने इसका बक्सूवा बंद किया था, यह किसने खोला? मैंने जीप से बाहर निकलते हुए कहा, मैंने खोला है। आखिर मुझे बाहर भी तो निकलना था। इसने ऐसा से यूं सर हिला दिया जैसे कह रहा हो तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो एक खेत के किनारे चलने लगा। मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था। जाहिर है मेरे पीछे पीछे मुनासिब फासले पर कुलसूम भी चली आ रही थी। वो अंधेरे में थी और दो एक बार गर्दन मोड़ कर देखने पर भी मुझे दिखाई न दी। पगडंडी पर उगी हुई शबनम घास से मेरी शलवार पंचे भीग गए थे। आगे जाकर खेत खत्म हो गए और बंजर इलाका शुरू हो गया। बॉर्डर एरिया था। मैं इस किस्म के सरहदी इलाके से खूब मानूस था। अगरचा वो इलाका नहीं था यहाँ से कभी मैं करोंडिये स्मगलर के हमरा बॉर्डर क्रॉस किया करता था, लेकिन ये इससे मुल्हक्का इलाका ही था। इस वक्त मुझे एक ही तशवीश थी कि कहीं कुलसूम हमारा सुराग ना खो दे।